हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम। इस वीडियो में हम हिंदी संरचना BHDE 107 जिसका कोड है, उसके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में खंड 5 लिपि और वर्तनी और इकाई 23, 24, 25, 26 चारों इकाइयाँ आपकी इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, भाषा और लिपि का संबंध। ये क्वेश्चन दिसंबर 2016, जून 2015, जून 2017 में आया हुआ है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, लिपि का उद्भव और विकास। थर्ड है, लिपि के विकास की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों का ऐतिहासिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक लिपि और देवनागरी लिपि। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जून 2016, जून 2017 और दिसंबर 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के गुण दोष। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण। नेक्स्ट है, 11th क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता। और 12th क्वेश्चन है, मानक हिंदी वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी वर्तनी की समस्याएं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। देखिए, हिंदी वर्तनी की समस्याएं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्तनी संबंधी भूलों के सामान्य कारणों का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। थर्ड है, वर्तनी संबंधी भूलों के सामान्य कारणों की चर्चा कीजिए। और फोर्थ नेक्स्ट है, हिंदी की अक्षरिक संरचना को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये चारों क्वेश्चन, फर्स्ट, ये और ये चारों क्वेश्चन में आपको वर्तनी संबंधी भूलों के कारण ही लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इन चारों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, वर्तनी संबंधी भूलों के सामान्य कारण। हिंदी वर्तनी की समस्याएं भी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में, इसका आंसर आपको यही लिखना है, वर्तनी संबंधी भूलों के सामान्य कारण, जिसका आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। और नेक्स्ट है, विसर्ग संधि। सो फ्रेंड्स, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम इनके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें।
चलिए फ्रेंड्स, इनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। है भाषा और लिपि का संबंध। भाषा और लिपि का संबंध देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। लिपि का संबंध भाषा के लेखन से होता है। सभी लिपियों में वर्णों की आकृति में समानता नहीं होती। मनुष्य ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी लिपि में अनेक ध्वनियों के लिए विभिन्न प्रकार के वर्ण निर्मित किए हैं। मौखिक रूप से भाषा में संप्रेषण वक्ता व श्रोता के बीच में होता है, जबकि लिखित रूप से यह भूमिका लेखक और पाठक की हो जाती है। मौखिक रूप की अपेक्षा लिखित रूप में पाठक के समक्ष लेखक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, भाषा को जिस प्रकार से ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में माना जा सकता है, वहीं पर लिपि को दृश्य प्रतीकों की व्यवस्था माना जाता है। भाषा के ध्वनि प्रतीकों के लिए ही लिपि चिन्ह बनाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर भाषा और लिपि के संबंध को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हमने इसको क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, अब हम उस क्वेश्चनों के आंसरों को डिस्कस कर रहे हैं। हमने भाषा और लिपि का संबंध देख लिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिपि का उद्भव और विकास। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट है, लिपि के विकास की निम्नलिखित 5 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है प्रतीक लिपि, सेकंड है चित्र लिपि और थर्ड है भाव लिपि। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। प्रतीक लिपि। प्रतीक लिपि का प्रयोग आदि मानव अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करता था। प्रतीक का प्रयोग वस्तुओं और पदार्थों के रूप में किया जाता था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मनुष्य के पास आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। जैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई में रोटी कमल को ही प्रतीक बनाया गया था। नेक्स्ट है चित्रलिपि। मनुष्य के द्वारा चित्र बनाकर अपने विचारों को नेक्स्ट है चित्रलिपि। जैसे आप देख सकते हैं चित्रलिपि क्या होती है। मनुष्य के द्वारा चित्र बनाकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता था, इसी कारण इसको चित्रलिपि के नाम से जानते हैं। पुराने समय के विद्वानों को कुछ इस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि लिखने का प्रथम चरण चित्रलिपि ही है। नेक्स्ट है भावलिपि। इसमें व्यक्ति अपने भावों को चित्र के माध्यम से ही प्रकट करता है। जिस प्रकार चित्रलिपि में चित्र वस्तुओं के प्रतिनिधि होते हैं, वहीं भावलिपि में उन वस्तुओं संबंधित भावों का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे दुख का भाव दिखाने के लिए आँख का चित्र बनाकर आंसू बहते हुए दिखाना। नेक्स्ट है विचार लिपि। चित्रों का स्थान लेकर ही विचार लिपि का विकास हुआ, अर्थात पहले व्यक्ति अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से ही प्रकट करता था, लेकिन अब वह संकेतों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। किसी के चलने की प्रक्रिया को 2 रेखाओं से ही अंकित किया जाने लगा है। आज गणित में उपयोग होने वाले चिन्ह घटा, गुणा, जमा और भाग आदि विचार लिपि के उदाहरण है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो
अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक लिपि। व्यक्ति के द्वारा जब अपनी बात को व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव होने लगे तब ध्वन्यात्मक लिपि का विकास हुआ। यह लिपि का अंतिम चरण माना जाता है। इसको व्यक्ति के विस्तृत विचारों का प्रतीक माना जाता है। इस लिपि के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के साथ साथ लिपिबद्ध भी करने लगता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारतीय लिपियों का ऐतिहासिक विकास। प्राचीन भारतीय लिपियों में 3 प्रकार की लिपियों का वर्णन किया गया है। फर्स्ट है सैंधव लिपि, सेकंड है फ्रेंड्स ये बड़ी इजी लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किए गए हैं, इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है ब्राह्मी लिपि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 6 मार्क्स में। यह है ख्रोष्टी लिपि, खर प्लस ओष्टी अर्थात गधे के होठ, इस लिपि को ख्रोष्टी नाम दिया गया। इस लिपि के नाम को लेकर कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदी में ख्रोष्यत शब्द का अर्थ लिखावट, उसी का प्राकृत शब्द है। फ्रेंड्स आपको पढ़ते ही इसको समझ में आ जाएगा कि ख्रोष्टी लिपि क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ख्रोष्टी के रूप में ये विकसित हुई है। इस सब के बाद सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, देख सकते हो आप। नेक्स्ट आता हमारा देवनागरिक लिपि का विकास कैसे हुआ। ये हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देवनागरिक लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरिक लिपि की 3 भाषाएं मानी जाती है। देवनागरिक के वर्ण चिन्हों का रूप जो आज हमें दिखाई देता है वह पहले इस रूप में नहीं थे। इसके स्वरूप को आदर्श रूप बनाने के लिए अनेक सुधार कार्य किए गए हैं, जिससे इनमें काफ़ी विकास दिखाई देने लगा। इसको अक्षरात्मक लिपि के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि यह लिपि अक्षरों पर आधारित है। देवनागरिक लिपि इसी गुण के आधार पर सभी लिपियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर चुकी है। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देवनागरिक लिपि में गुण के साथ साथ कुछ दोष भी दिखाई देते हैं। उन सभी दोषों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स देवनागरिक लिपि का नामकरण कैसे हुआ, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो उसमें हेडिंग ज़रूर डालें। हेडिंग डालने से आपके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसको पढ़ने से आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके बार बार देख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक लिपि और देवनागरी, ये हेडिंग है और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे कि आप देख सकते हैं। आदर्श और वैज्ञानिक लिपि होने के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता होती है वे इस प्रकार से है। उसके लिए सरल और स्पष्ट इसकी पहली विशेषता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे है सरल एवं स्पष्ट। वैज्ञानिक लिपि के होने के लिए किसी लिपि का सरल और स्पष्ट होना अनिवार्य माना गया है। इसके आधार पर देवनागरिक लिपि सबसे सरल एवं स्पष्ट है। रोमन और अंग्रेजी में इस प्रकार की स्थिति नहीं देखी जाती, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ वर्ण लिखे जाते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं किया जाता,
जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि नाइफ है, नाइफ को उच्चारण ऐसे होता है लेकिन के इसमें साइलेंट होता है। काम बोला जाता है इसे लेकिन एल इसमें साइलेंट होता है। ऐसे साइकोलॉजी है जिसमें पी साइलेंट होता है। देवनागरी लिपि में इसी प्रकार की कोई भी जटिलता दिखाई नहीं जाती। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक, और नेक्स्ट है इस लिपि में वर्ण का उच्चारण जिस प्रकार करते हैं उसे उसी प्रकार से लिखना होता है। स्वर की सहायता से के अभाव में किसी भी व्यंजन का अलग से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन देवनागरी लिपि उच्चारण की एक पूरी इकाई को आधार बनाकर चलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण। ओके फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ोगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक बनाती हैं। कौन सी ऐसी विशेषता है जो देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक बनाती है? देख सकते हैं फ्रेंड्स आप आगे। पहला हमारा विशेषता है जो देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक बनाती है, मात्रा एवं वर्ण चिन्हों में भिन्नता। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट है लेखन और उच्चारण में एक रूपता। इसका एक्सप्लेनेशन हमारी यहाँ पर दी हुई है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको लाती रहूँगी, तो टेंशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवस्था का। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि के गुण एवं दोष। तो पहले हम देवनागरी लिपि के गुण देख लेते हैं, फिर हम इसके दोष को देखेंगे। यहाँ पर ये देवनागरी लिपि के गुण दिए हुए हैं। फर्स्ट है देवनागरी लिपि में वैज्ञानिक लिपि की समस्त विशेषताएं निहित है और यह एक आदर्श लिपि है, यह इसका पहला गुण है। सेकंड है इस लिपि को भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ साथ राजलिपि के रूप में भी पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके दिखाना होता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था देवनागरी लिपि में ही दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस लिपि को अक्षर आधारित लिपि माना जाता है। देवनागरी लिपि में संपूर्ण अक्षर को व्यक्त करने वाले वर्ण चिन्ह बनाए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट है देवनागरी लिपि को ही भारत की सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है। हिंदी और हिंदी की अनेकों प्रकार की बोलियों का लेखन कार्य देवनागरी में होता है। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं। अब हम देवनागरी लिपि के दोष को देखेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देवनागरी लिपि के दोष हैं। फर्स्ट है, देवनागरी लिपि में कुछ वर्ण निरर्थक माने जाते हैं। आज हिंदी में इनकी ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देवनागरी लिपि का पहला दोष है। नेक्स्ट है, अनुस्वार का चिन्ह जिस वर्ण पर रहता है यह उसके साथ उच्चारित नहीं होकर बाद में उच्चारित होता है। जैसे कि आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए। मानकीकरण, लिपि की विभिन्नता में एकता लाना ही मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण के अभ्यास से ही भाषा में स्थिरता लाई जा सकती है। भाषा का प्रयोग इसे प्रयोग करने से काफ़ी सीमा तक बोधगम्य हो जाता है। अर्थात मानकीकरण का प्रयोग करने से भाषा को सरल, स्पष्ट और अर्थयुक्त बनाया जाता है। जैसे आग व काम शब्द से पहली ध्वनि आ है, जिसको पूर्ण स्वर लिपि के माध्यम से लिखा गया है, और इसी की आ ध्वनि को काम शब्द में मात्रा आ चिन्ह के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। इसका तात्पर्य है कि आ ध्वनि के लिए दो लिपि चिन्ह हैं, पूर्ण आ और मात्रा चिन्ह आ। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मानकीकरण हमारा क्या होता है। नेक्स्ट है, जैसे आप देख सकते हैं देवनागरी लिपि का मानकीकरण, ये हमारी हेडिंग है। यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है ये, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट है देवनागरी के मानकीकरण की। देवनागरी के मानकीकरण की आवश्यकता, ये हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसके अंदर में क्या लिखना है। लिपि का संबंध भाषीय कौशल के दो प्रकार के पक्षों से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है लेखन पक्ष, सेकंड है पठन पक्ष, जिससे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए है। या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। क्योंकि मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट है देवनागरी वर्णों का मानकीकरण। देवनागरी वर्णों को पृथक पृथक का मतलब होता है फ्रेंड्स अलग करना, लिखा जाता है। जो हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं उन सभी लोगों का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। कुछ वर्णों के लिखने के ढंग से प्रत्येक क्षेत्र में कुछ विविधता दिखाई देती है, और इस विविधता से जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है वे इस प्रकार हैं। ये 3 कठिनाइयाँ हैं। जैसे भाषा सीखने सिखाने में हमें कठिनाइयाँ होती है, और मुद्रण की कठिनाइयाँ होती हैं, और या फिर बोलने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मानक हिंदी वर्णमाला। ये हमारा मानक हिंदी वर्णमाला है। ये स्वर दिए हुए हैं इसमें और व्यंजन दिए हुए हैं। आई होप कि इतना ही है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। स्वर वर्णमाला में स्वर की मात्राओं को किसी भी प्रकार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 12 खड़ी सिखाने के लिए अध्यापन के समय इनका व्यंजनों के साथ यथारूप प्रयोग करना बताना चाहिए। ये आपके व्यंजन है, ये हमारा मानक हिंदी वर्णमाला में
आएगा। वर्तनी का अर्थ होता है वर्णों और अक्षरों को मिलाकर शब्द लिखने के नियम। एक ही लिपि के द्वारा अनेक भाषाएं लिखी जाती है, लेकिन लिपि की समानता होने के कारण भी भिन्न भिन्न भाषाओं की वर्तनी पृथक होती है। पृथक का मतलब है फ्रेंड्स अलग अलग। संधि के नियमों और उच्चारण दोष की जानकारी के अभाव में लोग सामान्य रूप से वर्तनी को भूल जाते हैं। वर्तनी संबंधी भूलों के निम्नलिखित कारण होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम वर्तनी संबंधी भूलों के कारणों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा जो कारण है वो है अक्षर रचना की जानकारी का अभाव। इसमें हमको लिखना है देवनागरी लिपि के द्वारा एक से अधिक व्यंजन स्वरों को मिलाकर अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे प्र, को। बिंदु का प्रयोग अनुनासिक स्वरों के लिए ही किया जाता है, लेकिन बिंदु का प्रयोग न करने की गलती हो जाती है। जैसे र का प्रयोग आशीर्वाद अशुद्ध रूप है और आशीर्वाद शुद्ध रूप है। इन दोनों में र आ के पश्चात और वह से पहले लगाया गया है। यदि हम आशीर्वाद शब्द का उच्चारण करते हैं तो र की ध्वनि व और स के बीच आती है। इसी कारण र के में ऊपर ही लगेगा और शुद्ध रूप आशीर्वाद ही होगा। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो हमारा कारण है वो है शब्द रचना की जानकारी का अभाव। शब्द किस प्रकार से लिखा गया है और कौन सी भाषा से लिखा गया है, जब तक शब्द के उच्चारण का ज्ञान नहीं होता है तब तक शब्द को गलत ही लिखा जाता है। शब्द को लिखने के लिए नियमों की जानकारी अनिवार्य होती है। कोई मिठाई जैसे शब्दों में यह का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इन शब्दों को कोई मिठाई लिखना गलत माना गया है। सेकंड है स्थायी अनुयायी वाजपेयी में यह निहित है, इसी कारण इन्हें यह के साथ ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट है अनुस्वार और अनुनासिक शब्द व नासिके ध्वनि जो आगे वाले वर्ण के ही वर्ग की होती है उसे अनुस्वार कहा जाता है और इसका प्रयोग इस चिन्ह के द्वारा होता है, जैसे अंक, अंडा आदि। अनुनासिकता को दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, जिनके उच्चारण में केवल मुंह से ही हवा निकलती है, जैसे ओ, औ। दूसरा, जिनके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों से ही हवा निकलती है, जैसे आ और ओम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा चंद्र बिंदु अनुस्वार, जिसको हम बोलते हैं। कुछ वर्णों को नाक से बोला जाता है, किंतु ऊपर चंद्र बिंदु और किसी के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। कभी भी अनुस्वार को इस चिन्ह बिंदु नहीं समझना चाहिए। कभी कभी लोग बिना शिरोरेखा के ऊपर मात्रा वाले अक्षरों में भी चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु ही लगा देते हैं, जैसे दांत 5 जबकि दांत 5 ऐसे होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है संधि किसे कहते हैं और उसके भेद को हम डिस्कस करेंगे। संधि को ध्वनियों अर्थात दो वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट है स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। फ्रेंड्स ये आपने पढ़ भी रखा होगा फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आसान है। तो हम देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि स्वर ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पलों को देख सकते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि इसके 5 भेद होते हैं। फर्स्ट होती है दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, थर्ड वृद्धि संधि, नेक्स्ट है यण संधि, फिफ्थ है अयाधि संधि। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि बड़ी इजी लैंग्वेज में है और संधि को आपने पढ़ भी रखा होगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही आसान है। तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है फ्रेंड्स? व्यंजन और व्यंजन ध्वनियों में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम भी होते हैं। फर्स्ट नियम है वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सेकंड नियम है तय के संबंध में नियम। थर्ड है जब स्वर का मेल 6 से होता है तो 6 हो जाता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और ये इसका 4th नियम है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा भी होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये इसका सेकंड नियम है। और ये इसका 3rd नियम है।